नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश के उपचुनाव का, जहां पर भाजपा को लगा है बड़ा झटका। और मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमलनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस सभी 27 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले बीजेपी को झटका, सैकड़ों समर्थक के साथ कांग्रेस में शामिल हुआ बड़ा नेता। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बेकाबू कोरोना पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा मोदी सरकार के कुप्रबंध के कारण बिगड़ रहे हैं हालात। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार कोरोना पर काबू पाने में विफल हुई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। और कमेंट में हमें बताइए कि मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। रुख करते हैं तो आम बड़ी खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमलनाथ बोले, कांग्रेस जीतेगी सभी 27 सीटें। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख कमलनाथ ने मंगलवार को दावा किया कि उनकी पार्टी प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनावों में सभी 27 सीटों पर विजय हासिल करेगी। ग्वालियर में भाजपा नेता सतीश सिकरवार के अपने समर्थकों सहित कांग्रेस में शामिल होने के बाद कमलनाथ ने संवाददाताओं से कहा, मध्य प्रदेश का मतदाता बहुत समझदार है, मुझे राज्य के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां मतदाता कमलनाथ या कांग्रेस का समर्थन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे अवश्य सच्चाई का समर्थन करेंगे। कमलनाथ ने कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट बहुत ही अच्छी है और हम आश्चर्यचकित नहीं हैं, हम सभी सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा न केवल जनता बल्कि भाजपा कार्यकर्ता भी उनसे नाखुश हैं। इससे पहले छतरपुर जिले की बड़ा मलहारा विधानसभा सीट के प्रमुख नागरिकों का एक समूह कांग्रेस में शामिल हुआ था। कांग्रेस के 25 विधायकों के त्यागपत्र और 2 विधायकों के निधन के कारण प्रदेश विधानसभा की रिक्त हुई 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने फिलहाल उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले बीजेपी को झटका, सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुआ ये बड़ा नेता। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां से पार्टी के वरिष्ठ नेता और पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले सतीश सिंह सिकरवार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में मंगलवार को सिकरवार ने ग्वालियर से अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भोपाल पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर, पूर्व मंत्री रामनिवास रावत सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि सिकरवार ने पिछले चुनाव ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था और उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार मुन्ना लाल गोयल ने परास्त किया था। गोयल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। गोयल को बीजेपी आगामी उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने वाली है। सिकरवार के कांग्रेस का दामन थामने से इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस सिकरवार को ग्वालियर पूर्व से उम्मीदवार बना सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बेकाबू कोरोना पर राहुल गांधी बोले, मोदी सरकार के कुप्रबंधन के कारण बिगड़ रहे हालात। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इस खतरनाक वायरस से अब तक 42 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार के कुप्रबंधन के कारण हालात बिगड़े हैं। भारत में कोरोना के कुल केस दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। वीकेंड टैली में भारत में अमेरिका और ब्राजील की तुलना में अधिक मामले हैं। दुनिया में कोरोना के कुल मामलों में रविवार को भारत की हिस्सेदारी 40% थी। राहुल ने अपने ट्वीट में सबसे सुरक्षित रहने की अपील भी की है। राहुल ने ट्वीट किया, मोदी सरकार के कुप्रबंधन के कारण पहला, भारत में कोरोना के कुल केस दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। दूसरा, वीकेंड टैली में भारत में अमेरिका और ब्राजील की तुलना में अधिक केस हैं। तीसरा, दुनिया में कोरोना के कुल मामलों में रविवार को भारत की हिस्सेदारी 40% थी। और चौथा, कोरोना के केस में कोई कमी नहीं आ रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर LIC में हिस्सा बेचने को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पे रखकर LIC को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष ने विशेष अधिकार हनन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। जी हां दोस्तों, मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करने पर कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को इंटरव्यू के लिए चुनौती देने वाले टीवी पत्रकार और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी खिलाफ भी महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष रामराजे नाईक ने विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
अर्नब गोस्वामी पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए शिवसेना की मनीषा कायंदे ने विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। दूसरी तरफ कंगना के खिलाफ कांग्रेस विधायक अशोक जगताप ने मुंबई को लेकर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया, जिसे राम राजे नायक ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैंने विशेष अधिकार हनन के प्रस्ताव को स्वीकार किया है, इसके लिए समिति न होने की वजह से मैं ही आज इस प्रस्ताव पर फैसला करने जा रहा हूं। दरअसल बीते दिनों कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से की थी। कंगना ने ट्विटर पर लिखा था, संजय राउत ने मुझे खुलेआम धमकी दी है और मुंबई नहीं आने को कहा है। मुंबई की गलियों में आजादी के भित्ति चित्र और अब खुली धमकी। मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग क्यों दे रहा है। टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में उद्धव ठाकरे को डिबेट की खुली चुनौती दी थी। अर्नब सुशांत सिंह केस पर टीवी डिबेट में संजय राउत पर भी जमकर गरजे थे और उन्हें भी इंटरव्यू के लिए खुली चुनौती दी थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी योगी पर बोला हमला। प्रियंका राहुल की जोड़ी ने कहा, सरकारी कंपनी बेचो, इज ऑफ डूइंग क्राइम। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की जोड़ी ने आज मिलकर सरकार पर हमला बोला। राहुल के निशाने पर पीएम मोदी थे तो प्रियंका के निशाने पर सीएम योगी। दोनों ने साबित करने की कोशिश की कि सरकार झूठ बोल रही है। राहुल ने ट्वीट किया, मोदी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पर रखकर एलआईसी को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। गौरतलब है कि मोदी सरकार रेल सहित अनेक कंपनियों को पहले ही बेचने का फैसला ले चुकी है। राहुल के साथ ही प्रियंका ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला किया। उन्होंने ट्वीट किया, इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर यूपी सरकार का खुद की पीठ थपथपाना वैसा ही है जैसे लापता सहमति पत्रों के बल पर निवेश कराना। उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियों में ताला है, बुनकर घरगा बेच रहे हैं। यहाँ केवल इज ऑफ डूइंग क्राइम और घोटाला है। दरअसल प्रियंका उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खोई जमीन को वापस लाने में जुटी हैं। ताबड़तोड़ कमेटियों का गठन, हर रोज किसी न किसी मुद्दे को लेकर योगी पर हमला इसका संकेत है। आज भी उन्होंने अपनी सलाहकार समिति में 4 नए नाम जोड़े। इनमें राकेश सचान, आचार्य प्रमोद कृष्णन, हरेंद्र मलिक और बेगम नूर बानो शामिल हैं। मुस्लिम, ब्राह्मण और वैश्य को जोड़कर एक नया समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है। राहुल मानते हैं कि कोरोना को लेकर सरकार का प्रबंधन था ही नहीं, वास्तव में यह कुप्रबंधन है, जिसके कारण सत्ता के अंत में कोरोना मरीजों की संख्या अमेरिका और ब्राजील के आंकड़ों को जोड़कर भी पार हो चुकी है। रविवार को दुनिया भर में जितने भी मामले आए उसके 40% अकेले भारत में थे। कोरोना का ग्राफ गिरता नजर नहीं आ रहा है, जो एक चिंता का बड़ा कारण है। अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है, बेरोजगारी चरम पर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, एनडीए में टूट का खतरा बढ़ा। 143 उम्मीदवारों की लिस्ट बनाएगी एलजेपी। चिराग पर छोड़ा आखिरी फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी एनडीए में टूट का खतरा बढ़ गया है। गठबंधन में सहयोगी एलजेपी ने आगामी चुनाव में 143 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही पार्टी राज्य के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या उनके खिलाफ, इस पर आखिरी फैसला लेने के लिए पार्टी ने चिराग पासवान को अधिकृत किया है। सोमवार को चिराग पासवान ने दिल्ली में पार्टी के बिहार से संसदीय बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ये फैसले लिए गए। बैठक में एलजेपी के कुछ नेताओं ने दावा किया कि नीतीश कुमार अब लोकप्रिय नेता नहीं रह गए हैं और राज्य सरकार नौकरशाहों पर आवश्यकता से अधिक निर्भर है। एलजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी मीटिंग से पहले भाजपा के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता का फोन आया, जहां दोनों पार्टियों के बीच सप्ताह के आखिर में मीटिंग को लेकर बात हुई। इधर बिहार में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम चाहेंगे एलजेपी गठबंधन में चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि एलजेपी उम्मीदवारों के जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने से गठबंधन को ही नुकसान होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू की वर्चुअल रैली से पहले ट्रेंड करने लगा हैशटैग बिहार रिजेक्ट्स नीतीश। लालू यादव ने ट्वीट कर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज जेडीयू की वर्चुअल रैली होने वाली है। इस रैली को सीएम नीतीश कुमार को संबोधित करने वाले हैं। यह रैली सुबह 11:30 बजे के करीब शुरू होगी। जेडीयू की वर्चुअल रैली को लेकर पार्टी के कई नेता दिन रात कई महीनों से काम कर रहे थे, लेकिन रैली शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर हैशटैग बिहार रिजेक्ट नीतीश ट्रेंड कर रहा है। कई हजार हो चुके हैं ट्वीट। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। लालू ने लिखा है, 15 वर्षों क्या क्या काम किया दिखाओ, वर्चुअल नहीं एक्चुअल में बताओ। हैशटैग बिहार रिजेक्ट नीतीश। हैशटैग बिहार रिजेक्ट नीतीश को लेकर अब तक कई 22,000 से अधिक ट्वीट नीतीश कुमार के खिलाफ हो चुके हैं। लगातार यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। ट्रेंड लगातार टॉप की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जो लगातार ट्वीट हो रहा है उसमें कांग्रेस नेता और आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं के अधिक हैं।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश को दी चुनौती, कहा जीवन में कभी अकेले लड़ेंगे तो दहाई के अंक में भी नहीं मिलेगी सीटें। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कभी भी अपने चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अगर लड़ेंगे भी तो वह दहाई के अंक में भी उनको सीटें नहीं मिलेंगी, ये मेरा दावा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने 1995 में एकीकृत बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा था तो मात्र 7 सीट आई थी। 2014 में लेफ्ट के साथ मिलकर लड़े थे तो मात्र 2 सीट आई थी। वो जीवन में कभी भी अकेले लड़ेंगे तो प्रतापी चेहरे को दहाई के अंकों में भी सीट प्राप्त नहीं होगी, यह मेरी चुनौती और दावा है। तेजस्वी ने कल भी नीतीश को चुनौती दी थी, कहा था कि नीतीश कुमार का जितना राजनीतिक अनुभव है मेरी उम्र इतनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैं चुनौती देता हूं, जहां चाहे वहां मुझसे बहस कर ले। तथ्यों के साथ विधानसभा में भी कोरोना पर मेरे सवालों का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं दिया। 6 महीने बाद भी बेहतर तरीके से RT-PCR जांच नहीं हो रही है। एंटीजन टेस्ट के फर्जी आंकड़ों के साथ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज के संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह नहीं बताया पुराना संकट में दूसरी जगह पर फंसे लोगों को बिहार आने से उन्होंने मना किया था। चिट्ठी निकाली गई कि प्रवासी बिहारी गुंडे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कानून व्यवस्था पर विपक्ष का हमला, कांग्रेस बोली सीएम नीतीश को अब सुनाई नहीं देता। जी हां दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना नीतीश कुमार सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था के मसले पर विपक्ष बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि कानून का राज कहां रह गया है। नीतीश कुमार का भाषण सोमवार को करीब 3 घंटे का था। उनके भाषण को कितने लोगों ने सुना? जब वो बोल रहे थे तो मंच पर लल्लन सिंह सो रहे थे। नीतीश कुमार 2014 में अपने चरम पर थे, तब मुकाबला नीतीश बनाम नरेंद्र मोदी का हो गया था। तब लोगों ने कहा था अगर वो विपक्ष के साथ रहते तो एक मजबूत चेहरा बन सकते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार से कुछ नहीं हो सकता है। RLSP के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि निश्चित रूप से राज्य में अभी बहुत ही खराब माहौल है। नीतीश कुमार अब चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन चुनाव से थोड़ा समय जनता के लिए भी निकालें। चुनाव जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार पर है। कांग्रेस नेता अजय उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब सुनाई नहीं देता है। शराब माफिया अंधाधुंध पुलिस वालों पर गोली चला रहे हैं और वह बहरे बने हुए हैं। बिहार में हाहाकार है, चारों तरफ क्राइम को लेकर लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि छिटपुट घटना को छोड़ दें तो बिहार पूरी तरह शांत है। 2005 से पहले क्या हालत थी और आज क्या है? हमारी पहचान ही कानून व्यवस्था है। अपराधी या तो छिप गए या उन्होंने बिहार छोड़ दिया। इधर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि एक भी वारदात होती है तो यह चिंता की बात है। विधि व्यवस्था पर विपक्ष नसीहत ना दे। पुलिस चुस्ती से काम कर रही है। अगर कोई वारदात होती है तो सरकार कार्रवाई भी करती है। हम ना बचाते हैं और ना फंसाते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में हुआ करोड़ों का घोटाला, गैर किसानों ने भी लिया फायदा, 16 हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, किसानों को हर साल 6,000 रुपए की गारंटी देने वाली स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। तमिलनाडु में करोड़ों रुपए के फ्रॉड के केस में 16 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मामले की जांच CBCID द्वारा की जा रही है। अब तक CBCID ने कुडलोर, तिरुवन्नमलाई, विल्लुपुरम, सलेम, कल्लाकुरिची जिलों से 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है लगभग 40,000 अपात्र लोग गलत जानकारी देकर प्रधानमंत्री किसान स्कीम से वार्षिक 6,000 रुपए का लाभ उठा रहे थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 किस्तों में किसानों को सालाना यह मदद दी जाती है। दरअसल यह फ्रॉड लगभग 1 साल पहले सामने आया, जब कुड्डालोर कलेक्टर चंद्रशेखर सुखामुराई ने पिलाई यारमेडू गाँव में लाभार्थियों की सूची में गैर किसानों का भी नाम पाया। इसके बाद इस मामले में जाँच के आदेश दिए गए। जांच में कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर्स ने अपने अधिकार क्षेत्र की जांच में ऐसे कई फ्रॉड होने की बात कही। इसके बाद सरकार ने CBCID को मामले की जांच सौंप दी। राज्य में बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष राजा सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि गलत दस्तावेजों और फर्जी पतों के आधार पर लोग यह लाभ उठा रहे थे। एक अधिकारी ने कहा कि फर्जी लाभार्थियों के खाते में करीब 10 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर हुई थी, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए वापस सरकार के खाते में भेज दिए गए हैं। अधिकारी ने आगे बताया, फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2 सलेम जिले के थारा मंगलम से हैं। इन्हीं लोगों ने गैर किसानों की अपने कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान स्कीम में अप्लाई करने में मदद की। अकेले सलेम जिले से लगभग 14,000 अपात्र लाभार्थी हैं, जबकि अन्य जिलों से लगभग 5,000 अपात्र लाभार्थी हैं। इसके अलावा 51 और लोगों को चिन्हित किया गया है। फ्रॉड मामले में कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग में स्थायी कर्मचारी के राजा को फ्रॉड में भागीदारी के आरोप के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा कृषि विभाग ने सलेम के ज्वाइंट डायरेक्टर इलान गोवान का ट्रांसफर कर दिया है।
है। इस फ्रॉड पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने तिरुवल्लुर में पत्रकारों से कहा कि मामले की विस्तृत जांच चल रही है। इस घोटाले में बीजेपी नेताओं ने न्यायिक जांच की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कारूनागार्जुन ने पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ मुख्य सचिव के सन्मुगम को पिटीशन सौंपते हुए पात्र लाभार्थियों को तत्काल सूची से निकालने की मांग की। मुख्य विपक्षी पार्टी द्रमुक के नेता एम.के. स्टालिन ने कहा, मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के गृह जिले में 10,000 से ज्यादा पात्र लाभार्थियों की मिलना चिंताजनक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में उठाएंगे चीन बॉर्डर मुद्दा। लद्दाख में पैंगोंग के ताज़ा विवाद के बाद घिरी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, लद्दाख बॉर्डर पर बिगड़ते हालात को लेकर विपक्ष के साथ साथ पार्टी के कुछ लोग भी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। एक तरफ आरजेडी नेता मनोज झा इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि सरकार को चीन के सवालों के जवाब देने की जगह उससे सवाल पूछने चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि चीन मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। बता दें कि 14 सितंबर से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। पैंगोंग के ताजा विवाद पर मनोज झा बोले कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सुबह जब अखबार खोले तो विदेश मंत्री का बयान पढ़ा। विदेश मंत्री ने कहा, सिचुएशन बहुत सीरियस है। शिकायत सरहद पर खड़े जवानों से नहीं बल्कि दिल्ली में आलिशान कमरों में बैठे लोगों से है। मनोज झा ने आगे कहा कि रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के बयानों में विरोधाभास है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा एलआईसी को बेचना सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एलआईसी को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पर रखकर एलआईसी को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक खबर को साझा किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार एलआईसी में 25% हिस्सेदारी को बेचेगी। इससे पहले सोमवार को मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि आज देश मोदी सरकार निर्मित कई आपदाएं झेल रहा है, जिनमें से एक है अनावश्यक निजीकरण। युवा नौकरी चाहते हैं पर मोदी सरकार पीएसयूज का निजीकरण करके रोजगार और जमा पूंजी नष्ट कर रही है। फायदा किसका? बस चंद मित्रों का विकास जो है मोदी जी के खास। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना के खिलाफ शिवसेना ने की राजद्रोह की शिकायत, मुंबई को पीओके बताने का मामला। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जुबानी लड़ाई अब थाने तक पहुंच गई है। शिवसेना आईटी सेल ने थाने के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कंगना पर मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से करने पर राजद्रोह का केस दर्ज करने की शिकायत दी गई है। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत के साथ कंगना रनौत की तीखी बयानबाजी के जारी है। इस दौरान कंगना ने मुंबई को पीओके बता दिया था, जिसके बाद संजय राउत ने उनकी बड़े कड़े शब्दों में निंदा की थी। दोनों हस्तियों के बीच इस वार के दरमियान केंद्र ने कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। इस बीच कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी उनके मुंबई ऑफिस पहुंच गई थी। कंगना ने सिलसिलेवार ट्वीट्स में बीएमसी के इस कदम के बारे में लिखा है और वीडियो भी शेयर किया है। अब उन्होंने इस मामले में मूवी माफिया को निशाना बनाया है और कहा कि मेरा अंत ही मेरी शुरुआत है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, मूवी माफिया आज भले ही आप मेरा चेहरा और मेरा घर अपने पावरफुल दोस्तों के सहारे तोड़ सकते हो, ये आप लोगों की क्षणिक खुशी दे सकता है, लेकिन अगर आप समझदार होंगे तो आप जानते होंगे कि मेरा अंत ही मेरी शुरुआत है। आप मुझे यहाँ खत्म कर दोगे तो मैं कहीं और उत्पन्न हो जाऊंगी। यकीन मानिए इससे आप लोगों को और भी ज्यादा दर्द होगा। गौरतलब है कि कंगना लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस में अपनी बात रख रही हैं और वे इस केस में मूवी माफिया से लेकर कई एक्ट्रेस और राजनेताओं को लेकर भी तीखे बयान दे चुकी हैं। उन्होंने इस केस में सुशांत की मौत का आरोपी बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म, मूवी माफिया और भाई भतीजावाद को बताया था। हालांकि सुशांत की फैमिली ने इस मामले में मुख्य आरोपी को रिया चक्रवर्ती को बनाया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। स्वामी बोले, चीन से बातचीत क्यों? पीएम तुरंत रूस से विदेश मंत्री जयशंकर को वापस बुलाएं। जी हां दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूर्वी लद्दाख इलाके में चीनी सेना ने फायरिंग की है। बीती रात ये गोलीबारी भारतीय चौकी की तरफ की गई। इसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने भी फायरिंग कर चीन को आगाह कर दिया। एलएसी पर तनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन से बातचीत पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा, विदेश मंत्री जयशंकर को मॉस्को में अपने चीनी समक्ष से क्यों मिलना है? खास तौर पर रक्षा मंत्रियों से मुलाकात के बाद 5 मई 2020 के बाद से भारत के पास चीन से विदेश नीति पर कोई विवाद सुलझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी को विदेश मंत्री से अपनी यात्रा रद्द करने के लिए कहना चाहिए। यह हमारे संकल्प को कम करता है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में सिर्फ इज ऑफ डूइंग क्राइम और इज ऑफ डूइंग घोटाला, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार के इज ऑफ डूइंग बिजनेस के दूसरे नंबर पर पहुंचने को लेकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि यहां केवल इज ऑफ डूइंग क्राइम और इज ऑफ डूइंग घोटाला है। प्रियंका ने मंगलवार को अपने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर यूपी सरकार का खुद की पीठ थपथपाना वैसा ही है जैसे लापता एमओयू के बल पर निवेश कराना। प्रदेश में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियों में ताला लगा है, बुनकर करघा बेच रहे हैं। वास्तव में यहाँ केवल इज ऑफ डूइंग क्राइम और इज ऑफ डूइंग घोटाला है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने कोविड के बढ़ रहे मरीजों को लेकर कहा कि यूपी सीएम का कोरोना पर बयान हास्यास्पद है। यूपी में कोरोना के मामले भयावह रूप ले चुके हैं। लखनऊ के अस्पतालों के सारे बेड व आईसीयू फुल हैं। अव्यवस्थाओं से लोगों की जानें जा रही हैं। सरकार इन समस्याओं को हल करने की बजाय अपनी झूठी पीठ थपथपाने में लगी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।